नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विराम एवं गति, यानी कि रेस्ट एंड मोशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मापन संबंधी, मात्रक संबंधित और मापक यंत्र संबंधित, फिर उसके बाद सदिश एवं अदिश के बारे में देखा था। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है विराम एवं गति, यानी कि रेस्ट एंड मोशन। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि विराम क्या है, गति क्या है, यानी कि वस्तु की विरामावस्था और गति की अवस्था। फिर हम देखेंगे कि इससे संबंधित कई सारी जो शब्दावली हैं, जैसे चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, संवेग क्या है, त्वरण क्या है, तो ये सारी चीज़ों को समझेंगे। फिर उसके बाद हम गति के प्रकार को देखेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूटन संबंधित गति का नियम के बारे में देखेंगे। तो चूँकि इसके लिए 2 वीडियो लाया जाएगा। पहले भाग में हम देखेंगे विराम और गति की परिभाषा, फिर उसके बाद उसके अंदर जो शब्दावली यूज किए जाते हैं उस शब्दावली को देखेंगे, छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे गति के प्रकार, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं विराम और गति। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि विराम और गति यानी कि वस्तु की जो अवस्था होती है वह या तो विरामावस्था होती है या तो गति की अवस्था होती है। तो किस अवस्था को विरामावस्था कहेंगे और किस अवस्था को गति की अवस्था कहेंगे, तो चलिए हम इसे समझते हैं। मान लिया कि हमारा 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है। ए से हम चलकर बी पॉइंट पे जाते हैं जहां कि हमारा स्कूल है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई लड़का जो है वह ए से, यानी वो अपने घर से चल करके स्कूल जाता है। रास्ते में एक पेड़ है, ठीक है। इन चित्र के माध्यम से हम समझ लेंगे कि गति क्या है और विराम क्या है। तो यह लड़का जो है अपने घर से निकलता है और इस रास्ते से होकर के वह बिंदु बी पे पहुंचता है जहां पर कि उसका स्कूल है। तो जब यह लड़का अपने घर से निकल करके स्कूल तक पहुंचता है तो निश्चित बात है कि वह ए से बी बिंदु तक, यानी अपने घर से स्कूल जाने तक कुछ न कुछ दूरी जरूर तय की होगी। मान लीजिए कि यह दूरी क्या है, 10 मीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस लड़का को अपने घर से स्कूल जाने में स्थान परिवर्तन करना पड़ा। यानी पहले वह घर पे था और फिर घर से कहाँ पहुँचा, स्कूल पहुँचा। यानी कि वो अपने स्थान में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब ये जब अपने स्थान में परिवर्तन करता है, यानी कि वह बिंदु ए से बिंदु बी यानी कि स्कूल पहुँचता है, तो यहाँ से उसको जाने में कुछ न कुछ समय तो जरूर लगे होंगे। बिना समय लगे तो वह स्थान परिवर्तन कर नहीं सकता। यानी कह सकते हैं कि हम कोई भी स्थान परिवर्तन जब करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ समय लगता है। तो यह लड़का जो है अपने घर से स्कूल पहुंचा तो स्थान में परिवर्तन हुआ। पहला क्या हो गया कि स्थान परिवर्तन, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने स्थान परिवर्तन किया तो इसमें क्या लगा, समय लगा। ये 2 चीज़ हम कंटेंट देखेंगे गति में। तो जैसे ही अपना ये स्थान परिवर्तन करता है तो उसमें समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो वह गति कहलाता है, लेकिन स्थान परिवर्तन करने के समय उसको क्या लगता है, समय लगता है। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष कोई हम लोग कहते हैं साथ, यानी कि समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो वह गति कहलाता है, यह गति की अवस्था कहलाता है।
मतलब कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष यानी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो वह क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे कि हमने फिगर में देखा, यह जो लड़का है वह अपने घर से स्कूल तक पहुंचा, यानी कि वो अपने स्थान में परिवर्तन किया, और स्थान में परिवर्तन करने में यानी उसे घर से स्कूल जाने में 10 मिनट का समय लगा, यानी समय के सापेक्ष वह अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, यानी यह लड़का जो है क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो लड़के की जो इस अवस्था होगा वह गति की अवस्था कहलाएगा। दूसरा हम यहाँ पे गौर करते हैं, ये पेड़ पे, यह जो पेड़ है इस पे गौर करते हैं। अब यह लड़का जैसे ही स्कूल जा रहा होगा तो जाते समय भी उन्होंने देखा होगा कि रास्ते में एक पेड़ पड़ा है, और फिर आते समय भी उन्होंने देखा होगा कि पेड़ की स्थिति वहीं पे है। मतलब जाते समय भी जिस जगह पे पेड़ थी उसी जगह पे है, और जब वह स्कूल से घर लौट रहा था तो उस समय भी पेड़ की स्थिति वहीं थी। मतलब पेड़ के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी लड़का तो अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है, वह घर से स्कूल जा रहा है, फिर स्कूल से घर आ रहा है, तो वह अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है। लेकिन यह जो पेड़ है रास्ते के किनारे, यह अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है, यानी कि यह जहाँ पे स्थित है वहीं पे है। तो यह स्थान में जब परिवर्तन नहीं कर रहा है तो निश्चित बात है कि यह समय भी नहीं ले रहा है। तो हम कह सकते हैं इस परिभाषा विराम की। तो विराम की परिभाषा क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे या विराम अवस्था कहते हैं। तो यहाँ से हमने देखा पहला गति की परिभाषा यानी कि मोशन, और दूसरा हमने देखा रेस्ट की परिभाषा। तो यहाँ से हम परिभाषा नोट कर सकते हैं। तो गति और विराम में यही फर्क है कि गति जो है वह समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करता है, लेकिन विराम जो है वह समय के सापेक्ष स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यानी इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई टेबल पे रखी बुक, ये किसी मेज पे रखी किताब, यह कौन सी अवस्था में होगा, तो यह विरामावस्था में होगा। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा कौन सी अवस्था में होगा, तो यह गति की अवस्था में होगा। ठीक है। जैसे चलता हुआ आदमी कौन सा अवस्था होगा, गति की अवस्था होगा। जैसे रखी हुई गेंद कौन सा अवस्था में होगा, तो यह विरामावस्था में होगा। तो हम इस तरीके से यह निर्धारण कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा होता है तो वस्तु की उस अवस्था को हम लोग गति की अवस्था कहते हैं, और जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, यानी कि वो जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में रहता है, तो उस अवस्था को हम लोग विरामा अवस्था यानी कि मोशंस कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा विराम और गति के बारे में डिफिनेशन और सारी चीज़ों को समझा। अब हम देखेंगे कि गति और विराम के संबंधित, क्योंकि इसके आगे बढ़ने से पहले हम छोटे छोटे टर्म्स को देखेंगे और उसको समझेंगे, फिर हम आगे विराम से संबंधित अन्य टॉपिक को भी देखेंगे। अब हम इसके बाद जो देखेंगे वह है दूरी, कि दूरी क्या है। दूरी के बारे में देखते हैं। दूरी जिसे कि हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। तो दूरी क्या होती है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है। दूरी क्या होता है, एक प्रकार की लंबाई
होती है जिसे किसी वस्तु द्वारा या किसी के द्वारा तय की जाती है। तो दूरी हम सीधे तौर पर समझेंगे कि दूरी एक लंबाई होती है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो लंबाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, दूसरी हम लोग समझेंगे चाल, जिसे कि हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो चाल क्या होता है कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब इसकी हम सूत्र क्या लिखेंगे, तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो मान लेते हैं इसे हम चाल को किससे लिखेंगे, इसे s से लिखते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी कि चाल बराबर पहले हिंदी में लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि s बराबर v/t, सॉरी d/t, s बराबर d/t, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे समय। तो यह हमारा हो गया चाल का फॉर्मूला कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल क्या याद रखेंगे कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब यदि हम चाल की बात करते हैं तो चाल का मात्रक पहले भी हम लोगों ने देखा था, चाल का मात्रक क्या लिखेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। तो चाल का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। दूसरा, चाल कैसी राशि होगी, तो चाल एक अदिश राशि है। तो यहां से हमने देखा चाल के बारे में कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल एक अदिश राशि है। तो इतने सारे पॉइंट हम चाल के बारे में देखा। अब हम देखेंगे वेग के बारे में। अब जो हमारा है वह है वेग, यानी कि वेलोसिटी। वेग को हम क्या किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब चाल और वेग में अंतर क्या है, तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे चाल, ठीक है, और इधर लिखेंगे वेग। बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न में चाल और वेग में। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है, चाल और वेग। तो चाल में हमने क्या देखा था
कि चाल का जब परिभाषा लिखा तो उसमें निश्चित दिशा का बोध नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ यह लिखा हुआ था कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने वेग को परिभाषित किया तो वेग में यहाँ पे एक टर्म जुट गया है किसी निश्चित दिशा में। तो दोनों में यही फर्क होता है कि चाल में जो है दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन वेग में क्या होता है, निश्चित दिशा होती है। तो इसमें तो पहला अंतर हमारा क्या हो गया कि चाल में जो है दिशा नहीं होती है और वेग में क्या हो गया हमारा, वेग में निश्चित दिशा होती है। तो पहला डिफरेंट हमारा ये हो गया। दूसरा अगर बात करें तो जैसे ही चाल में दिशा नहीं है यानी कि कैसे राशि होंगे, तो यह स्केलर क्वांटिटी होगा यानी कि अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है, अदिश राशि है। और वेग में निश्चित दिशा होता है यानी कि वेग कैसा राशि हो जाएगा, तो यह वेक्टर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। तीसरा अगर हम बात करें तो चाल जो होता है का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि चाल और वेग का जो मात्रक होता है वह समान होता है और चाल जो है वह अदिश राशि है किंतु वेग जो है वह सदिश राशि है। यहाँ से विकल्प के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछ देगा कि चाल सदिश राशि है और वेग अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि चाल जो है वह एक अदिश राशि है और वेग जो है वह एक सदिश राशि है। अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो चाल और वेग दोनों की फॉर्मूला समान होता है, यानी वेग बराबर जो होता है वह विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा चाल और वेग के बारे में। अब हम समझेंगे विस्थापन के बारे में। अब हम देखते हैं विस्थापन, जिसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन के साथ साथ हम लोग दूरी को भी समझेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, विस्थापन और दूरी, और यह भी देखेंगे कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो हम अगर विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, किसी शॉर्ट टर्म में हम याद रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है। बस इतना याद रखेंगे, या तो फिर आप यह भी याद कर सकते हैं कि अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन यानी कि
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ से हम ये चीज़ याद रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या फिर अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को भी हम विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखो इसे समझेंगे। मान लेते हैं कि यह हमारा बिंदु A है और यह हमारा बिंदु B है। A और B की जो दूरी है वह 10 मीटर है। ठीक है, अब हमें A से B बिंदु तक जाना है। इसे हम मिटा देते हैं। यह हमारा A बिंदु है और यह हमारा B बिंदु है। अब हमें A से B बिंदु तक जाना है। तो A से B बिंदु तक जाने में हम कौन कौन से मार्ग का प्रयोग करेंगे? हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, हम इस तरीके से घूम के भी जा सकते हैं, पहुंचना तो B पे ही है। हम इस तरीके से दिल्ली पंजाब होते हुए भी घूम के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हमारा है ये दूरी पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम किस रास्ते से होकर के B पे जा रहे हैं। यह निर्भर नहीं कर रहा है दूरी पे कि हम किस रास्ते से होकर के B पे पहुंच रहे हैं। विस्थापन यह देखेगा कि हमें A से कहां जाना है, B पे जाना है, तो वह यह नहीं देखेगा कि हम किन मार्ग का प्रयोग करके B पे पहुंच रहे हैं। वह सिर्फ यह देखेगा कि हम A से B के मतलब कि A से B बिंदु तक जाने में सबसे न्यूनतम दूरी क्या है। तो A से B तक जाने में हमारा सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, ये है। इससे न्यूनतम दूरी कोई नहीं हो सकता। तो यह जो हमारा होगा यह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, न कि ये हमारा कहलाएगा। मान लीजिए कि एक लड़का जो है, दो लड़का है, एक को कहा जाए कि A से B बिंदु तक, दोनों को कहा जाए कि बिंदु A से बिंदु B पे जाना है। एक लड़का ने इस रास्ते का प्रयोग किया और B बिंदु पे पहुंचा और उसने 30 मीटर की दूरी तय की। दूसरा लड़का होशियार था, तेज तर्राक था, वह शॉर्टकट मार दिया नदी फान के और यहाँ क्या किया कि वो 10 मीटर की दूरी तय किया और B पे पहुंच गया। अब उससे पूछा जाए कि विस्थापन क्या होगा, ये 30 मीटर होगा कि ये 10 मीटर होगा। तो जरूरी बात यहाँ पे क्या है ध्यान देने की, विस्थापन जो हमारा होगा ये 10 मीटर होगा, क्योंकि A से B बिंदु तक जाने की जो सबसे न्यूनतम दूरी है वह हमारा 10 मीटर है। ये 30 मीटर हमारा विस्थापन नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विस्थापन हमसे यह नहीं कहता है कि तुम किस रास्ते से जाओ, कितनी दूरी तय करो, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम A से दूसरे बिंदु पे जाने में कितनी अधिक दूरी तय कर रहे हैं, बल्कि यह निर्भर करेगा कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कौन सी न्यूनतम दूरी यानी कौन सा न्यूनतम मार्ग को अपनाते हैं, और वह न्यूनतम दूरी ही हमारा विस्थापन कहलाएगा। और यही परिभाषा में ही दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, बिंदु A और बिंदु B के बीच की जो न्यूनतम दूरी थी वह हमारा क्या था, 10 मीटर था, और यह विस्थापन हमारा क्या है, वह एक प्रकार का यह 10 मीटर जो है वह एक प्रकार का विस्थापन है। अब इसे हम एक तरीके से और समझते हैं। मान लिया कि ये हमारा कोई मार्ग है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। A पे घर है, B पे स्कूल है और C पे होटल है। ठीक है, 3 बिंदु है। A से जो हमारा C का दूरी है, A से जो हमारा C का दूरी है वह 5 किलोमीटर है। C से जो B का दूरी है वह ऐसे B रख लेते हैं और इसे C, और B से जो हमारा C का दूरी है वह 4 किलोमीटर है।
तो निश्चित तौर पे ए और सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर यानी कि 9 किलोमीटर। अब यहाँ से हम समझेंगे कि विस्थापन और दूरी क्या है। मान लिया जाए कि हमने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, यानी घर से चलना प्रारंभ किया और सीधे हमने स्कूल पहुंचा, यानी बिंदु सी पर पहुंचा। तो हम ए से कहाँ गए, स्कूल गए, यानी बिंदु सी पे गए, यानी कि हमने ए से सी तक की कुल दूरी तय किया। कितना, 5 और 4 9 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया स्कूल जाने में। अब फिर स्कूल जब हम गए, फिर छुट्टी हुई और स्कूल से हम पहुँचे, गर्मी का मौसम था, पहुँच गए बिंदु बी पे, प्यास लगा, सोचे होटल में पानी पी लेते हैं। जैसे ही हम होटल में पहुँचे तो हम यहाँ से कितना किलोमीटर वापस आए, 4 किलोमीटर वापस आए और पहुँच गए होटल में। अब यदि पूछा जाए कि हमारा घर से विस्थापन कितना है, तो विस्थापन हमारा घर से कितना हो जाएगा, मात्र ये 5 किलोमीटर, क्योंकि हमारा अंतिम स्थिति क्या है, होटल, और प्रारंभिक स्थिति हम कहाँ से चले थे, घर से। तो होटल और घर के बीच की जो न्यूनतम दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो जब हम होटल में होंगे उस समय हमारा विस्थापन क्या होगा, 5 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर दूरी की बात करेंगे तो 5 और 4 9 और फिर हम 4 इधर आए तो यानी 9 4 13 किलोमीटर। अब देखिए कि विस्थापन और दूरी किस प्रकार से चेंज होता है। दूरी जहां हमने 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जाने में तय किया यानी कि 9 किलोमीटर, फिर होटल तक पहुंचे तो 4 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर, कुल दूरी हमने 13 किलोमीटर तय किया। लेकिन विस्थापन की यदि बात किया जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा कि मात्र घर से होटल के बीच की दूरी जो हो जाएगी वही हमारा विस्थापन होगा, यानी कि 5 किलोमीटर होगा। अब हम होटल में कुछ देर जो है विराम करके अब होटल से हम पुनः चले और पुनः हम घर पे पहुंच गए, मतलब स्कूल गए, फिर स्कूल से हम कहाँ चले आए, घर चले आए। तो अब हमारा विस्थापन क्या होगा, अब विस्थापन क्या होगा, तो अब हमारा विस्थापन क्या होगा कि सबसे पहले अभी हम देखते हैं दूरी, दूरी हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस घर से कहाँ गए थे, स्कूल, तो जाने में 9 किलोमीटर, फिर स्कूल से हम आए घर, फिर आने में 9 किलोमीटर, यानी कि टोटल 18 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना कम कवर हुआ, तो 18 किलोमीटर में यानी कि कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय की गई। लेकिन यदि विस्थापन की बात किया जाए तो हमने कहाँ से चला था, घर से चला था, और फिर कहाँ पहुँचा, तो घर पे पहुँचा। मतलब मेरा अंतिम स्थिति भी घर है और प्रारंभिक स्थिति भी घर है, यानी कि ए पॉइंट है। तो जहाँ से हम चले थे यानी ए बिंदु से चले थे पुनः वहीं पे आ गए, तो यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति हमारा एक ही बिंदु पे है, यानी कि दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा विस्थापन जो होगा वह हो जाएगा 0, यानी कि 0। तो जब हम किसी बिंदु से चल करके पुनः उसी बिंदु पे वापस आते हैं तो हमारा विस्थापन जो होता है वह 0 होता है। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा विस्थापन जो है वह 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम देखते हैं, कई बार इससे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं कि मान लिए ये कोई मार्ग है, ठीक है, A B C, ये कोई मार्ग है और यह हमारा है 3 किलोमीटर और
ये हमारा है 4 किलोमीटर। अब हमको कहेगा कि ए से सी तक जाने में कुल दूरी, तो ए से सी तक जाने में हमारा कुल दूरी क्या होगा? तो ए से सी तक हमारा जाने में कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो 3 और 4 यानी कि 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर। तो कुल दूरी हमारा हो गया 7 किलोमीटर। लेकिन यदि पूछेगा कि ए और सी के बीच की विस्थापन क्या होगा, तब हम क्या करेंगे कि ए और सी के बीच क्या ढूंढेंगे? कोई न्यूनतम दूरी ढूंढेंगे। तो ए से सी तक जाने में हमारा न्यूनतम सबसे दूरी क्या होगा? तो ये जो हमारा मार्ग है वह हमारा न्यूनतम मार्ग होगा, यानी कि इस रास्ते का प्रयोग करके हम ए से सी तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी लंबाई जो होगी वही हमारा क्या होगा? विस्थापन होगा। और इसकी लंबाई हमारा कैसे निकालेंगे? तो यह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंदर 9 प्लस 16 बराबर रूट अंदर 25 यानी कि 5 किलोमीटर। मतलब हमारा ए और सी के बीच की जो विस्थापन होगा वह क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। यह हमारा था। अब हम देखेंगे किसी वृत्ताकार पथ पर दूरी और विस्थापन। यहाँ से हमने दूरी और विस्थापन को समझ लिया। अब हम देखते हैं वृत्ताकार पथ पर दूरी और विस्थापन के बारे में। मान लीजिए कि ये हमारा कोई वृत्ताकार पथ है और O इसका केंद्र है। कोई वस्तु जो है या कोई पिंड इसकी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब वस्तु मान लिया कि ये बिंदु A है, A से चक्कर लगाया और पुनः जो है वह बिंदु A पे पहुंचा, तो जब A से चक्कर लगाएगा और पुनः A पर पहुंचेगा तो वह हमारा कितना होगा? 1 चक्कर होगा। तो लिख सकते हैं 1 चक्कर में 1 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी। तो 1 चक्कर लगाने में जो हमारा कुल दूरी क्या होगा? तो जो हमारा वृत्त का परिधि होगा वही 1 चक्कर में लगाने में तय की गई कुल दूरी होगा। तो यानी लिख सकते हैं कि 1 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी बराबर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। यानी कि हमारा 1 चक्कर में कोई भी पिंड जब वृत्ताकार पथ में 1 चक्कर लगाता है तो वह कितना दूरी तय करता है? तो वह 2πr दूरी तय करता है। तो दूरी हमारा हो गया 2πr। लेकिन यदि विस्थापन की हम बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन हमारा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यह बार बार चक्कर लगा रहा है और बार बार बिंदु A पर ही पहुंच रहा है, यानी कि इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही बिंदु पे आकर के मिल रही है। तो विस्थापन हमारा क्या हो गया? 0 हो गया, लेकिन दूरी हमारा क्या हो गया? 2πr हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा दूरी और विस्थापन के बारे में। अब कई बार दूरी और विस्थापन के अंतर को भी लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो दूरी जो होता है वह क्या है? दूरी और विस्थापन। तो दूरी जो हमारा है वह क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या हो जाएगा? सबसे पहले कि यह अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। और विस्थापन जो हमारा है वह कैसा राशि है? वह सदिश राशि है, ठीक है। दूरी जो है वह कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। विस्थापन जो है वह 0 हो सकता है।
तो इस तरीके से दूरी का भी अगर मात्रक की बात करें तो दूरी की भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन की भी मात्रक मीटर होता है। तो यह हमारा दूरी और विस्थापन को लेकर के है। तो यहाँ से हमने देखा कई सारे टर्म के बारे में। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे गति के प्रकार और न्यूटन संबंधित गति का नियम और वेग के प्रकार को देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।